दोस्तान, मेरी इस हकीकी कहानी में आपका हार्दक इस्तकबाल है। मेरे जट जी को एक बार ट्रेन में मौका मिल गया और फिर उन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ कर डाला। मेरे जट जी काफ़ी जवान और खूबसूरत हैं। आइए शुरू से बताती हूँ कि ये सब कैसे हुआ। कहानी के आखिर में वही सब कुछ होगा। ट्रेन का सफ़र यूं तो हमेशा ही थका देने वाला होता है, लेकिन जट के इस झलसाते महीने में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन से कुछ फासले तक का वो सफ़र मेरे लिए एक ऐसी कश्मकश और खामोश हलचल का जरिया बन जाएगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा नाम सोनी है। शादी को अभी करीब करीब 1 साल ही हुए थे। मेरे शौहर रमन मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और वहीं एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते थे। इस बार गांव आने पर उन्होंने तय किया कि वो मुझे भी अपने साथ मुंबई ले जाएंगे, लेकिन इस वक्त कंपनी के किसी ज़रूरी काम की वजह से उन्हें फौरन फ्लाइट पकड़कर पहले निकलना पड़ा पीछे में, और घर का सामान रह गया। अकेले इतनी दौर का सफ़र करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए घर के बड़ों ने तय किया कि मेरे जट जे जी मुझे मुंबई छोड़ आएंगे। जे जी तबीयत से संजीदा, लंबे चौड़े और थोड़े रसूखदार किस्म के इंसान थे। घर में सब उनकी बात मानते थे। मैं भी उनका बहुत एहतराम करती थी और हमेशा उनके सामने घूंघट का लिहाज रखती थी। जिस दिन हमें निकलना था, इस दिन दोपहर से ही आसमान से आग बरसती थी। स्टेशन पर पहुंचे तो पांव रखने की जगह नहीं थी। जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रकी तो नज़ारा देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। जनरल और स्लीपर डब्बों की बात तो छोड़िए, हमारे इसी 3 टायर डब्बे का भी बड़ा हाल था। वेटिंग टिकट वाले और भारी सामान लिए लोग गलियारे। मैं इस कदर भरे हुए थे कि पांव रखने तक की जगह नहीं थी। जैसे तीसे जे जी ने अपना असर दुखाकर लोगों को हटाते हुए मुझे डब्बे के अंदर धकेल दिया और खुद सामान लेकर पीछे पीछे आए। जब हम अपनी सीट के पास पहुंचे तो वहां पैसे से ही तयशुदा तादाद से ज्यादा लोग ठंस कर बैठे हुए थे। जे जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, भाई साहब जरा खिसकिए, हमारी रिजर्वेड सेट है। थोड़ी हान हान के बाद वहां बैठे लोगों ने थोड़ी सी जगह बनाई। जे जी ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं जैसे तीसे इस तंग जगह पर बैठ तो गई, लेकिन जगह इतनी कम थी कि मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। मेरा आधा जिस्म सेट से बाहर था और ट्रेन के हलने से बार बार गिरने को हो रही थी। मुझे इस तरह परेशान और बेआराम देखकर जे जी के चेहरे पर एक अजीब सी चीनी और गहराई तैर गई। ट्रेन ने एक लंबे हारन के साथ रफ्तार पकड़ ली थी। डब्बे के अंदर की घटन और भेड़ की वजह से मेरा दम घट रहा था। मैं बार बार अपनी साड़ी के पल्लू को संभाल रही थी और खुद को सेट पर टिकाए रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी जे जी, जो मेरे बिल्कुल सामने वाली बच्ची कच्ची जगह पर आड़े तरछे बैठे थे, थोड़ा आगे झुके। उन्होंने आसपास के माहौल पर एक नज़र दौड़ाई जहां हर कोई अपनी ही धन में था, और फिर बहुत आहिस्ता सरगोशी करती हुई आवाज में मुझसे कहा, मेरा ऐसे तो तुम पूरे रास्ते परेशान रहोगी, जगह बिल्कुल नहीं है और आगे का सफर बहुत लंबा है। मैंने घूंघट के अंदर से ही आहिस्ता से कहा, कोई बात नहीं जट जी, मैं जैसे तीसे काट लूंगी। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा, फिर अपने पैरों को थोड़ा फैलाते हुए एक बहुत संजीदा लेकिन इख्तियार भरे लहजे में बोले, बहू संकोच मत करो, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है और सब अपनी धन में हैं। तुम एक काम करो, आओ और मेरी रानों पर बैठ जाओ, कम से कम आराम से तो रहोगी। उनकी ये बात सुनकर एक पल के लिए मेरे कान बहरे हो गए। जट और बहू का रिश्ता मुराद का होता है। गांव व घर में तो हम आमने सामने बैठने से भी कतराते हैं, लेकिन इस वक्त सूरतहाल ऐसी थी कि थकन और तकलीफ हावी हो रही थी। मेरी खामोशी और झुझुक को भांपते हुए उन्होंने दोबारा कहा, आ जाओ, शर्माओ मत, सफर लंबा है।
बीमार हो जाओगी। ना जाने उस वक्त मुझ पर क्या हावी था, भेड़ का डर या जेजी की बातों का असर। मैंने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और संकोच से समटते हुए उनकी रानों पर बैठ गई। जैसे ही मैं उनके ऊपर बैठी, मुझे उनके जिस्म की तपश और मजबूती का एहसास हुआ। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद उन्हें भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। जे जी ने मुझे सहारा देने के लिए बस हल्के से छो रखा था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और पटरियों के मोड़ पर झटके खाने लगी, माहौल बदलने लगा। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार ब्रेक लिया। आगे की तरफ गिरने ही वाली थी कि जे जी के दोनों मजबूत हाथ फौरन आगे बढ़े और उन्होंने किस कर मेरी कमर को थाम लिया। उनका ये स्पर्श नॉर्मल नहीं था। उनकी अंगुलियां मेरी कमर पर टिक गईं। उन्होंने मेरे कान के पास झुककर कहा, देखना, संभल कर रहना, मैं तुम्हें पकड़ लेता हूं। नहीं तो तुम गिर जाओगी, भेड़ बहुत है। उनकी आवाज में एक अजीब सी खिंक थी। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस आहिस्ता से सर हिला दिया। मैं समझ रही थी कि वो इस मजबूरी का फायदा उठाकर मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बंद डब्बे में और इस भेड़ में मेरे पास मुखालिफत करने का कोई सीधा रास्ता भी नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, डब्बे की लाइट्स मध्यम हो गईं। लोग अपनी अपनी सीटों पर ओपसने लगे। ट्रेन के चलने और रखने का सिलसिला जारी था और हर बारीक के साथ जेजी के बहाने बढ़ते जा रहे थे। कभी जब ट्रेन धचका खाती तो उनका हाथ मेरी कमर से सरकने कर आहिस्ता से मेरे पेट पर आ जाता। वो जानबूझकर अपने हाथ को वहां कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते, जैसे ये जिता रहे हों कि वो सिर्फ मुझे संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, जब भी वो मुझसे कुछ बात करने के लिए आगे झुकते तो उनका मुंह मेरी गर्दन के बहुत करीब आ जाता। उनकी गर्म सांसों मेरी गर्दन और हसास जल्द को छूते, जिससे मेरे पूरे जिस्म में एक सहरन दौड़ जाती। कई बार तो उन्होंने बहुत चालाकी से ट्रेन के झटके का बहाना बनाकर अपना चेहरा मेरे चेहरे की तरफ घुमा दिया, जिससे उनका गाल तकरीबन मेरे चेहरे से छू गया। ये सब मैं समझ रही थी। उनकी आंखों में छपा वो चालाक भाव, वो बहाने, वो बार बार गर जाओगी कहना, ये सब सिर्फ मुझे छूने और इस पल का लुत्फ उठाने के लिए था। लेकिन एक अजीब सा डर, लोक लाज और इस माहौल की लाचारी ने मुझे खामोश रखा। मैंने खुद को उनके सुपर्श के हवाले तो कर दिया था, लेकिन मन ही मन एक अजीब सी कशमकश से जूझ रही थी। अगली दोपहर लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार ट्रेन मुंबई के एक बड़े और वेस्ट स्टेशन पर आकर रुकी। चारों तरफ कोली कोली की आवाजें और मुसाफिरों की आपा धापी शुरू हो गई। लोग अपना सामान लेकर दरवाजों भागने लगे। मैं जे जी के ऊपर से उठी और अपनी साड़ी और पलों को ठीक किया। मेरा पूरा जिस्म इस अजीब सफर के तनाव और थकन से टूट रहा था। जे जी ने मुस्कुराते हुए अपना सामान उठाया और मुझे आगे चलने का इशारा किया। जब हम ट्रेन के ऊंचे दरवाजे पर पहुंचे तो नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए भारी भीड़ धके मचा रही थी। नीचे का फिटबोर्ड काफी ऊंचा था। मैं अभी उतरने का सोच ही रही थी कि पीछे से जे जी ने बगैर किसी झुझक के दोबारा अपनी दोनों हथेलियां मेरी कमर पर जमा दें। उन्होंने मुझे तकरीबन हुआ में उठाते हुए आहिस्ता से नीचे उतारा और बड़े ही अपने पिन और फिक्र भरे लहजे में बोले, आराम से मेरा, गर जाओगी कहीं, देखो कितना धक्का लग रहा है यहाँ। मैंने नीचे उतरकर अपने पांव संभाले और पलटकर उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि प्लेटफॉर्म पर उतना इतना भी मुश्किल नहीं था और ना ही मुझे किसी सहारे की इतनी ज़रूरत थी। ये सब सिर्फ इस आखिरी मौका का फ़ायदा उठाने और मज़े लेने का एक और बहाना था। सामने ही भीड़ में रमेश हमें ढूंढते हुए आ रहे थे। मैंने जेजी की तरफ देखकर अपनी नज़रें नीची कर लें
और चुपचाप आगे बढ़ गई, ये जानते हुए भी कि इस सफ़र की ये खामोश बातें हमेशा के लिए एक उन कहा राज बनकर रह जाएंगी।